अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट की भी बात होगी, इकोनॉमी की भी बात होगी और पाकिस्तान के बाज़ारों और कारोबारी सिचुएशन की बात होगी, आम आदमी की बात होगी। आम आदमी की जेब में इस वक्त जो कुछ है, क्या वो ख़रीदारी पर भारी पड़ रहा है, ख़रीदारी उससे ज़्यादा की है? क्योंकि आम आवाम के पास अब जो पैसा है, आम आवाम का ख्याल है कि जो ख़रीदारी के लिए जाते हैं तो महंगाई की वजह से वो चीज़ें ख़रीद नहीं पाते, जैसा कि आज से कुछ 2 साल पहले सुकून से ख़रीदारी हो रही थी। लोगों का ख्याल है कि इस गवर्नमेंट में ख़रीदारी करना इंतहाई एक मुश्किल काम है और अशिया ज़रूरिया तो अब आम आवाम की पहुँच से दूर हो गई। महंगाई पर आज काफ़ी ज़्यादा बात होगी, इसके साथ साथ बिजली की कीमतों पर बात होगी। कुछ एदाद शुमार भी आपको बताएंगे कि बिजली की जब बनती है तो उसकी प्रोडक्शन किस किस तरह से होती है, कितने कितने पैसे किस किस तरह के प्रोडक्शन में लगते हैं, चाहे वो डीजल से बने, फर्नेस ऑयल से बने, पानी से बने, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला FATF है। FATF की तलवार जब तक पाकिस्तान पर लटक रही है तब तक पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी बिजनेस के लिए दरवाजे खुलना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। क्या ये बात ऐसे दुरुस्त है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। माहिर मौशियात फ़हीम सरदार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर इक़्तिसादियात अली कमाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। फ़हीम साहब, सर पिछले कोई 2-1 वीक मार्केट पे बड़ा प्रेशर रहा है, स्टॉक मार्केट पे। इस वीक मैं देख रहा हूँ स्टॉक मार्केट बड़ी बेहतर रही है। एक बार तो 600 पॉइंट्स का भी इजाफा देखा गया, दोबारा 41,000 प्लस हुई, 40,000 पर गई थी। सर क्या कोई स्टॉक मार्केट भी कोई इस तरह का असर ले रही है जब सियासी हलचल बहुत तेज़ी से होती है, उतार चढ़ाव बड़ी तेज़ी से आता है, FATF के हवाले से खबरें बहुत तेज़ी से आती हैं, एशिया पैसिफिक का एक आपको पता है रिपोर्ट आई, उसके बाद पाकिस्तान में अचानक हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में बड़ी टाइटनिंग सिचुएशन देखी गई। क्या वजह है सर? जी बहुत शुक्रिया अरसलान। असल में आपकी जो स्टॉक मार्केट होती है वो थोड़ा सा कई लोग कहते हैं कि वो बैरोमीटर तो नहीं है आपकी मैशत का, लेकिन काफ़ी हद तक बातें नज़र भी आती हैं, नज़र नहीं भी आती हैं। अब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की ज़रा थोड़ी सी सिचुएशन इस तरह से है, पहले भी आपसे कई दफ़ा डिस्कस किया है कि बहुत अरसे के लिए चीज़ें बैठी हुई थी, बहुत धीमी थी और हमें नज़र आया कि पिछले 7-8 महीने कोविड से थोड़ा पहले मार्केट ने उठना शुरू किया और वॉल्यूम्स बढ़ने शुरू हुए। इनफैक्ट कि वॉल्यूम्स 500 मिलियन को भी क्रॉस कर गए थे बहुत इन द रीसेंट पास्ट। जो स्टॉक मार्केट होती है वो बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करती है और बहुत सारी चीज़ों को मिस भी कर जाती है। जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट का अपना एक सेंटिमेंट होता है। अभी इस वक्त जो सबसे मज़े की बात ये वॉल्यूम है कि वॉल्यूम जो है 250 मिलियन प्लस है। अगर हम इस वक्त महंगाई की बात करेंगे, जैसे आपने कहा कि FATF की बात की, ये सब चीज़ें बहुत अहम है, लेकिन साथ ये भी है कि इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट भी हो रही है। तो स्टॉक मार्केट सिर्फ एक साइड को नहीं लेगी, वो दूसरी साइड को भी लेगी, तो इसलिए आपको उतार चढ़ाव नज़र आता है। एक वो बात छिड़ी थी FATF के भी आई थिंक एक दिन पहले कि फलां मुल्क ने हमारे ख़िलाफ़ वोट दे दिया है, ये वो ऐसी बात नहीं थी। जो रूमर्स होते हैं ना उन पे मार्केट चल जाती है, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं उस पर मार्केट बरकरार रहती है। इस वक्त जो मार्केट बरकरार जिस चीज़ पर रह रही है वो ये है कि सबसे बुनियादी बात कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कम से कम स्टॉक मार्केट पे थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा आ रहा है, इसलिए मार्केट स्टेबलाइज हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मंदी आई थी, मार्केट नीचे गई थी, लेकिन आपने ये खुद नोट किया होगा कि बात रेजिस्टेंस भी आई और उधर से मार्केट उठी भी है वापस। अच्छा, मैं चाहूँगा फ़हीम साहब इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड भी करें। मैं बड़ा हैरान हुआ कुछ स्क्रिप्ट्स देखे, कुछ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे और वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिनमें ना तो गिरावट रही और ना वो बढ़े, वो एक जगह पर कायम रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी इस वक्त जो मार्केट की PE है, क्योंकि मैं खुद बैठ के कैलकुलेट करता हूँ उसको, वो तकरीबन 14 के करीब है। अब ये 14 की PE जो है ना, असल में ये काफ़ी हेल्दी है। ये 16 के करीब ज़रा हाई हो जाता है और पहले थोड़ी लो थी, 11 के करीब थी। अब जो है वो मतलब कि 14 के लगभग, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे है। इसमें आपको हर सेक्टर मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करता हुआ नज़र आ सकता है। आपको जो चीज़ नज़र आई थी बिल्कुल सही नज़र आई थी, उसमें यही था कि चंद चीज़ें ज़्यादा 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 कारोबार था, ज़्यादा तेज़ी थी, कहीं में कम कारोबार था, कम तेज़ी थी या मंदी थी थोड़ी बहुत। असल में जो रीएडजस्टमेंट इस वक्त हो रही है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंसेशंस दिए हैं कंस्ट्रक्शन को, क्योंकि वो मल्टीप्लायर सेक्टर है, उसमें पता नहीं कितनी 30 और इंडस्ट्रीज हैं जो फ़हीम लिंक है। साहब, तो जो अली भी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही रहेगा। एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले फ़हीम सरदार साहब कुछ बात कर रहे थे FATF के हवाले से, ताज़ा सूरत हाल के हवाले से, जिसके असरात स्टॉक मार्केट के साथ साथ बिजनेस पर पड़ रहे हैं। अली कमाल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, दोनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, इस वक्त FATF का बहुत बड़ा मसला है। हमारे पास बैरूनी सरमायाकारी में बड़ी तेज़ी से हमने कमी देखी। फिर पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी बैरूनी नहीं आती, और वैसे भी पहले भी बैरूनी सरमायाकारी का बड़ा हिस्सा या तो सऊदी अरब से को ब्लिंक होता दिखता था या फिर चाइना से, उसके अलावा कोई बहुत बड़ी बैरूनी सरमायाकारी नहीं थी। अब तो वहाँ से भी कुछ कमी है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हालात मईशत के लिए हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं सरप्लस हो गया, करंट अकाउंट का कोई मसला ही ख़त्म हो गया है, लेकिन क्या इन चीज़ों से, करंट अकाउंट के सरप्लस होने से मईशत बेहतर हो जाएगी, सारे मामला सही हो जाएंगे? यार बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछते हो। बेसिकली FATF जब नहीं भी था तो क्या हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी? नहीं, हम आज से 2 साल की अगर बात करें अली भाई, तो जो FDI के नंबर्स थे वो 43 to 57%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 2000 ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो उसमें ऑलरेडी कमी हो रही थी। तो बेसिकली अगर हम पिछले 50 साल से देख लें या चले 90 से देख लेते हैं, जब से डेमोक्रेसी शुरू हुई 88 से, उस वक्त से देख लें तो एक दफा IPPs आए हैं, PTCL वाले आए थे, और एक दफा ये टेलेनॉर वाले आए हैं। इन 3 सालों को निकाल लें अगर, तो शायद एक आधा साल कोई और भी इस किस्म की कोई नई इन्वेस्टमेंट आ गई हो FDI में। अदरवाइज हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो कभी भी नहीं आती है। बहुत कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का शेयर होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला ये सोचता है कि जहां मैं जा रहा हूं वहां पे इन्वेस्ट करूंगा तो मैं कम से कम 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या 25 साल तक पॉलिसीज वही रहेंगी? क्या प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी ही रहेगी? क्या एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी ऐसी रहेगी? इन्फ्लेशन ऐसा ही रहेगा? क्या उनकी रेगुलेशंस मुझे सूट करती भी हैं या नहीं करती हैं? वो फिर कंपेयर करता है बाकी कंट्रीज को रीजन के साथ। अच्छा, रीजन में देखें तो बांग्लादेश और इंडिया हमें, या चाइना जो हमें बीट कर लेता है, वो बहुत सारी चीजों में से एक वेजेस हैं जहाँ पे बहुत कम है। वहां पे रेगुलेशंस भी हमारे जितनी नहीं है तो हम थोड़ी सी कम ही है, प्लस उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है। जब ग्रोथ हाई होती है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई होती है, तो लोग उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनको ये चीजें मयसर होती हैं। फिर उनको वहाँ पे जो टैक्स की छूट है, सेल्स टैक्स की छूट है, और इस किस्म की बहुत सारी और छूट मिल जाती हैं, जहाँ पे इन वेजेस के अलावा भी अगर हम देखें तो वो उनको बहुत फैसिलिटेट करते हैं। हमने आज तक कोई ऐसी पॉलिसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वालों को ओपनली नहीं दी। CPEC इज वन थिंग जिसके हमने स्पेशल इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम गिनवा सकते हैं यहाँ पे जिसको स्पेशल इंसेंटिव्स हम दे देते हैं। लेकिन हमारी पूरी ओवरऑल कभी पॉलिसी आई ही नहीं ऐसी कि हम पूरी दुनिया में कहें कि यार अच्छा, इस कंट्री से हम बेहतर आपको ये देंगे, हम वेजेस में ये देंगे। और वेजेस में हम क्यों देंगे? सोशल प्रोटेक्शन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो हम लेबर अपने को क्यों पेनलाइज करें कम वेजेस के ऊपर काम करने के लिए? इस किस्म की बहुत सारी चीजें हैं। वेजेस तो फिर अगेन एक चीज है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस भी है, फर्नेस ऑयल भी है। अच्छा, मैं ये चीज़ मैंने शुरू में कही थी अली भाई, आप 2 हज़रात से मैं ज़रा ये भी शेयर कर दूं। मैं वजारत तवानाई के तवस्सुत से शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने ख़ुद ये बताया कि इस वक्त पानी से जो बिजली की कीमत है 5 रुपये 20 पैसे फ़ी यूनिट है, RLNG से 14 रुपये 53 पैसे, हाई स्पीड डीजल से 23 रुपये और 53 पैसे, इसी तरह कोयले से 14 रुपये 93 पैसे, सोलर से 24 रुपये, विंड पावर से 30 रुपये, और सबसे महंगी फर्नेस ऑयल से जो कि 37 से 38 रुपये में बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए जो प्रोडक्ट की तैयारी करेंगे, ये सब मद्देनजर रखना पड़ेगा हमें। जी बिल्कुल मद्देनजर रखना पड़ेगा। और इंटीग्रेटेड एनर्जी मिक्स तो एक चीज आ गई है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा हर हालत में। लेकिन फर्नेस ऑयल से आपने खुद ही कहा 37 रुपए पर यूनिट है, और RLNG से 14 रुपए पर यूनिट है। तो हमें फर्नेस ऑयल भी इंपोर्ट करना है और RLNG भी इंपोर्ट करनी है। अब हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज इंपोर्ट करके किससे बिजली बनानी है और किससे नहीं बनानी है। पानी एक नेचुरल रिसोर्स है तो बनाओ, नहीं है तो ना बनाओ। अगर उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं तो ऑल्टरनेट देख सकें। दूसरी बहुत बड़ी इसमें चीज ये है कि गैस के ज़खायर अगर मिलने शुरू हो जाते हैं हमें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलने शुरू होते तो फिर उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह नहीं चलेगा कि जी हमारी जो ये मेन इनपुट्स हैं इनकी कॉस्ट बहुत हाई चली जाए और हम फिर भी सोच रहे हों कि हमारी वर्ल्ड के अंदर मार्केट जो प्रोडक्ट्स है वो कम्पीट क्यों नहीं कर रही, नंबर 1।
और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? प्रॉफिटेबिलिटी इज वन, देस उसके बाद इनपुट की कॉस्ट है जो प्रॉफिटेबिलिटी का एक मैयर ही होता है, जिनकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है या नहीं आती। अच्छा, एक और चीज़ भी है, आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया फ़हीम साहब। सर, जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है, हम ये देखते हैं गवर्नमेंट अपना एतमाद बहाल करना, कारोबार के लिए आसानियाँ, ये सब नारे लेकर आई, काफ़ी दफ़ा इस पर आपसे बात भी हुई। इस वक्त जो बड़ा मसला है वो सनतों की पैदावार में गिरावट, जो आपको पता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। फिर सर जो मीडियम और स्मॉल लेवल के जो कारखाने थे वो ना होने के बराबर बेचारे बंद हो रहे हैं, क्योंकि वो बिजली की कीमत ही पूरी नहीं कर पाते, उनके पास ऑर्डर्स भी नहीं है। कोविड-19 के बाद तो सिचुएशन और बुरी है। हमारे यहाँ लोकल मार्केट एक कंजम्पशन बेस्ड मार्केट है। अगर कंज्यूमर के पास पावर ही नहीं रहेगी, परचेजिंग कंजम्पशन पावर नहीं रहेगी, तो क्या हम फिर भी कंज्यूमर मार्केट कहलाएंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है। हम हमेशा कंज्यूमर मार्केट रहेंगे और हम अपने आप को एक प्रोड्यूसर मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने जो बात की कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग में जो मसले आ रहे हो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसमें मसले आए हैं। और आपको शायद याद होगा कि मैंने आपसे बहुत पहले डिस्कस किया था जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ था, और उस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से काफ़ी मसले पेश आए थे। वो कहते हैं कि वो इन्फ्लेशन को के लिए की खातिर थे। वो बहरहाल मेरी अपनी एक असेसमेंट है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है। जो जैसे ही आप नोट करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो थोड़ी इकॉनमी चलनी शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी बिल्कुल इब्तदा है। अब अगर आपने इंडस्ट्री की, क्योंकि बिलखुसूस आपने बात की थी कि इंडस्ट्री को चलने में टाइम चाहिए होता है, और एक और चीज़ चाहिए होती है इंडस्ट्री को। अब इंटरेस्ट रेट तो कम हो गया, इंडस्ट्री को क्रेडिट भी तो चाहिए होता है ना। वो क्रेडिट जब ज़्यादातर अगर अवेलेबल होगा तो फिर इंडस्ट्री उसमें ज़्यादा चल सकेगी। आपने फिर छोटे वालों की बात की, लेकिन छोटे बिजनेसेस को बिल्कुल एक फ़र्क पॉलिसी के तहत और सोच के तहत हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स ही कुछ और होती है और उनको प्रोटेक्शन भी किसी और किस्म की चाहिए होती है। आ गया सिर्फ कोविड ने तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और अभी IMF ने कहा है कि जो डेवलप्ड मुल्क ख़ास तौर पे उनकी रीबाउंड इतना आसान नहीं होगा। वो अभी IMF ने पूरी एक रिपोर्ट रिलीज़ की है कि सर बेरोज़गारी का क्या करेंगे फ़हीम साहब? बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग एहतजाज पर हैं, किसान इत्तेहाद आ जाता है, ताजिर आ जाते हैं, रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन, उससे पहले नादरा के। बेरोज़गारी कैसे कंट्रोल होगी अगर लोगों को निकालते रहेंगे? दोनों हजरात से एक छोटा सा सवाल है और शॉर्ट सा ही मैं चाहूँगा इस पर कमेंट करें, फिर हम आगे भी बढ़ें। चलिए, देखिए, बेरोज़गारी तब होगी कम जब आपकी मुल्क में एक्टिविटी बढ़ेगी, और एक्टिविटी तब बढ़ेगी जब आपकी मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह देना चाहता हूँ, इंटरेस्ट रेट आपके स्लो होंगे, आपके इकोनॉमिक एरियाज़ में कोई दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, आपके क्रेडिट थोड़ा आसानी से मिल जाए, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है वो, यानी कि जिस चीज़ पे मुआहदा किया जाता है उसकी इन्फोर्समेंट पे थोड़ी तवज्जो दी जाए, इस चीज़ से बेहतरी आएगी, उठना शुरू होता है। मैं यही चीज़ अली कमाल साहब से भी, फ़हीम साहब, अली कमाल साहब सर, जब फ़हीम साहब ने वो कहते हैं ना हिट ऑन द नेल, वो जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट की बात की है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम उसे प्रॉपर्टी राइट्स भी कहते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स बड़े सिक्योर होने चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे थर्ड पार्टी इन्फोर्समेंट से करें या ना करें, जिस तरह भी है। दूसरी चीज़ अरसलान बड़ी सिंपल सी है, मैं काफ़ी फोरम्स पे कह चुका हूँ, मुझे आगे से काफ़ी बैशिंग भी मिलती है कि आप प्लानिंग में बैठे हैं तो ये करें, तो वो करें, तो इस तरह करें, तो ऐसा करें। मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट के तौर पे बैठा हूँ। अगले 2 साल में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट वापस उस लेवल पे नहीं आएगी जिस लेवल पे हम कोविड से पहले थे। बड़ी सी बात है। ठीक है, हमारा यूथ बल्ज आ रहा है, हमारा यूथ बल्ज, हम उसे बाहर भेजें या यहाँ पे ट्रेन करें, दैट्स ओनली 2 ऑप्शन। क्यों नहीं एक डोमेस्टिक कॉमर्स की पॉलिसी आ जाती है? सर यहाँ पर तजारती पॉलिसी नहीं आई अली भाई को 23-24 मंथ से डोमेस्टिक कॉमर्स पॉलिसी बड़ी मुश्किल है। बहुत माजरत, इस वक्त की कमी थी, वरना प्रोग्राम में और बहुत सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर कर लेंगे इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अब तक के लिए इतना ही।